जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 6 की पॉलिटी का। एनसीईआरटी में सबसे पहले हम लोग अध्ययन करेंगे इकाई 1 में। कल हम लोगों ने जब पाठ्यक्रम का जो विषय सूची पढ़ा था उसमें हम लोग जान चुके थे कि क्लास 6 की पॉलिटी को 4 इकाइयों में बांटा गया है। फर्स्ट इकाई जिसमें 2 लेसन थे, विविधता की समझ और विविधता एवं भेदभाव। तो सबसे पहले हम इसमें लेसन 1 पढ़ेंगे, विविधता। इकाई फर्स्ट का नाम है विविधता और पहले अध्याय का नाम है विविधता की समझ। तो चलिए देखते हैं विविधता की समझ को। पाठ की शुरुआती पंक्तियों पर ध्यान दीजिए। जब हम पाठ का अध्ययन करेंगे तो उसमें एक शुरुआती पंक्ति आएगी जिसमें लिखा होगा, अपनी कक्षा में चारों ओर नज़र दौड़ाइए, क्या कोई ऐसी साथी है जो बिल्कुल आपकी तरह दिखती हो। यानी कि यहाँ पे क्या किया है, यहाँ हमने सोच समझ कर विशेषण और क्रिया के स्त्रीलिंग रूप का प्रयोग किया है जो पूरे पाठ में चलता है। एनसीईआरटी कह रहा है कि हम यह सोच समझ कर यहाँ पर लिखे हैं। जैसे पहले की बुकों में हम लोग पढ़ते थे तो वहाँ पे यही कहेगा कि अपने कक्षा में चारों तरफ नज़र दौड़ाइए और देखिए कि क्या हर कोई बिल्कुल आपकी तरह दिखता है, लेकिन यहाँ पे कह रहा है दिखती है। यानी कि यह एनसीईआरटी बहुत सोच समझ करके विशेषण और क्रिया के स्त्रीलिंग रूप का प्रयोग किया है जो पूरे पाठ में चल रहा है। शिक्षा में लड़कियों को समान स्थान और अवसर मिले, इसके लिए कई स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। एक तरीका यह भी है कि हम लिखते समय लड़कियों को सीधे संबोधित करें। लिखते समय हम सीधे किसको संबोधित करें? लड़कियों को। यदि हम अभी तक की पाठ्य पुस्तकों को देखें तो उनमें पढ़ने वाले को हमेशा एक लड़का मानकर पुल्लिंग रूप का ही प्रयोग किया जाता है। यह मान लिया जाता है कि स्त्री लिंग रूप उसी में शामिल है। यहाँ हमने भाषा की इस परिपाटी को बदला है। इस पाठ के अलावा हमने कुछ अन्य पाठों में भी स्त्रीलिंग रूप का प्रयोग किया है। यानी कि सेंटर में यहाँ पे रखा है स्त्रियों को, गर्ल्स को। यानी कि वह कोई भी बात कहना चाहेगा तो वह आमतौर पर लड़कियों से ही बात करना चाहेगा, लेकिन यदि कोई लड़का इस बुक को पढ़ रहा है तो वह अपने ऊपर उस चीज़ को, क्वेश्चन को उतार लेगा और वो अपने आप को मतलब असहज महसूस नहीं करेगा। तो चलिए अब आगे की तरफ हम लोग अग्रसर होते हैं। इकाई 1 में 2 अध्याय थे। अध्याय 1 का नाम था विविधता की समझ और अध्याय 2 का नाम है विविधता एवं भेदभाव। तो सबसे पहले हम विविधता को समझेंगे। विविधता की समझ हमारे अंदर इसमें आ जाएगी। फिर उसमें हम जानेंगे कि विविधता में भी भेदभाव कैसे हो रहा है। तो लेसन बहुत ही इंटरेस्टिंग बनने वाला है, बने रहिए हमारे साथ अंतिम तक। तो अपनी कक्षा में चारों तरफ नज़र दौड़ाइए या जहाँ पर भी आप बैठे हुए हैं वहाँ पे बहुत से लोग अगल बगल होंगे। चारों तरफ आप देखेंगे तो क्या सभी लोग आपकी तरह दिखेंगे? ऐसा बिल्कुल नहीं है। किसी का रहन सहन अलग होगा, किसी का खान पान अलग होगा, किसी का भाषा अलग होगा, किसी का धर्म अलग होगा। यानी कि ये सभी चीज़ें क्या होगी? अलग अलग होंगी। देखिए यहाँ पे दिया भी है। इस पाठ में आप पढ़ेंगी कि लोग एक दूसरे से कई मामलों में भिन्न होते हैं। वे न केवल अलग दिखते हैं बल्कि वे अलग अलग क्षेत्रों से भी आते हैं। उनके धर्म अलग होते हैं, रहन सहन अलग होता है, खान पान अलग होता है, भाषा अलग होता है, त्यौहार अलग होता है, आदि बहुत सी ऐसी भिन्नताएं हैं जो अलग अलग होती हैं। ये भिन्नताएं हमारे जीवन को कई तरह से रोचक एवं समृद्ध बना देती हैं। और यही जो भिन्नताएं हैं, धर्म की भिन्नताएं, रहन सहन की भिन्नताएं, खान पान की विविधता, भाषा की विविधता, त्यौहार की विविधता, अलग अलग क्षेत्र से आ रहे हैं लोग उसकी विविधता, यही सब विविधता मिल करके हमारे जीवन को रोचक और समृद्ध बना देती है। और किस तरह से रोचक और समृद्ध बना देती है इसको भी हम लेसन का जब अध्ययन करेंगे तो उसमें इस क्वेश्चन का आंसर जानेंगे। इन भिन्नताओं के कारण भी भारत में विविधता है। ये जो भिन्नताएं हैं इसके कारण भी भारत में विविधता है। विविधता या अनेकता, विविधता को हम एक और शब्द से जान सकते हैं, अनेकता। विविधता को ही अनेकता कहते हैं। हमारे जीवन को किस तरह से बेहतर बनाती है? भारत इतनी विविधताओं वाला आखिर में देश कैसे बन गया? क्या सभी तरह की भिन्नताएं विविधता का ही भाग हैं? चलिए कुछ उत्तर पाने के लिए हम पाठ का
अध्ययन करते हैं, पाठ को पढ़ते हैं। इसमें शुरू में कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी चीज़ को कहने से पहले यदि व्यक्ति उस संबंधित क्वेश्चन पूछ देता है, तो व्यक्ति को वह चीज़ें आसानी से समझ में आती हैं। क्योंकि उस प्रश्न का उत्तर जब व्यक्ति के अंदर नहीं रहता है, तो उस प्रश्न का उत्तर वह जानना चाहता है। जब हम प्रश्न पूछ करके उसको उत्तर बताएंगे, तो वह व्यक्ति आसानी से उन उत्तरों को ग्रहण कर पाएगा और अपने व्यावहारिक जीवन में उतार पाएगा। तो चलिए देखते हैं आगे की तरफ। यहाँ पे सबसे पहले यही बताया होगा, क्लास 6 के बच्चे हैं। क्लास 6 के उम्र जितनी होती है बच्चों की, उसी उम्र से यहाँ पे बच्चों को डिजाइन किया है और उसमें यह कह रहा है कि आप भी एक इस खाली बॉक्स में चित्र बनाइए और देखिए कि क्या ये सभी चित्र आपस में मिलते हैं। तो बिल्कुल नहीं मिलेंगे, क्योंकि यह किसी और व्यक्ति ने बनाया है, यह किसी और व्यक्ति ने बनाया है, यह किसी और व्यक्ति ने बनाया है, यहाँ पे आप बनाए हैं। इसका जो कपड़े का कलर है वह नीला है, इसके कपड़े में कुछ डिजाइनिंग है, इसके ऊपर और नीचे का कुछ चेंजेस है, यहाँ पे इसके बाल खुले हैं, इसके बाल बंधे हुए, इसके बाल छोटे हैं। इस तरह से इन लोगों में क्या है, विविधता है। इनकी भाषाओं में भी विविधता होगी, रहन सहन में भी विविधता होगी, धर्म में भी विविधता होगी, खान पान में भी विविधता होगी। ठीक है, तो इस तरह की भिन्नताएं ही क्या कहलाती हैं, विविधता कहलाती हैं, जो हमसे बिल्कुल अलग हों। चलिए और आगे देखते हैं। अपने बारे में निम्नलिखित जानकारी दीजिए। अब देखिए यहाँ पे जानकारी देने के लिए कह रहा है कि बाहर जाते समय मैं पहनना पसंद करता हूँ या करती हूँ। आप बाहर जाते समय जूते पहनना पसंद करते होंगे, शर्ट पहनना पसंद करते होंगे या टोपी पहनना पसंद करते होंगे। सभी लोगों का पसंद अलग अलग होगा। मैं घर में बात करती हूँ, तेज बात करती हूँ, धीरा बात करती हूँ, इंग्लिश में बात करती हूँ, भोजपुरी में बात करती हूँ, हिंदी में बात करती हूँ। सब लोग अलग अलग बताएंगे या भरेंगे। मेरा पसंदीदा खेल, किसी का ही क्रिकेट खेल हो सकता है पसंदीदा, किसी का फुटबॉल हो सकता है, किसी का हॉकी हो सकता है, किसी का खो खो हो सकता है, किसी का कबड्डी हो सकता है। यानी कि ये सब क्या है, विविधता ही तो है। मुझे के बारे में किताबें पढ़ना पसंद है। किसी को भूत वाले कहानियाँ पढ़ने में पसंद आती हैं, किसी को नॉवेल वाली किताबें पढ़ने में पसंद आती हैं। तो इस तरह की इसमें क्या है, पढ़ने में विविधता है, खेल में विविधता है, घर में बात करने यानी कि भाषा में विविधता है, रहन सहन यानी पहनावे में विविधता है। यह विविधता वाला देश भारत आखिर क्यों इतना विविधता वाला देश बना, इसके बारे में भी जानेंगे। तो यहाँ पे हम लोगों को विविधता को थोड़ा सा परिचित कराने के लिए, विविधता को आखिर में वह लास्ट में समझाएगा, लेकिन थोड़ा सा उससे परिचित कराने के लिए वह एक हमें छोटी सी कहानी बता रहा है। वह कहानी है दोस्ती करना का। यह दोस्ती होती है दो लोगों के बीच में। यह दोस्ती एक दिन में नहीं हो जाती है, तकरीबन 3 से 4 दिन दोस्त बनने में लगते हैं और दोस्त बनने के जस्ट बाद वह बिछड़ भी जाते हैं। ये कहानी जब आप लोग पढ़ेंगे, मैं पढ़ा रहा हूँ तो सुनिएगा ध्यान से, बहुत ही मज़ा आएगा। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है एनसीईआरटी कि क्या ऐसे इंसान से दोस्ती करना आपके लिए आसान होगा जो आपसे बिल्कुल भिन्न है। यदि कोई इंसान आपसे बिल्कुल अलग है, उससे दोस्ती करना आपके लिए आसान होगा कि मुश्किल होगा। जाहिर सी बात है, मन में यही जवाब आ रहा होगा कि मुश्किल होगा। नीचे दी गई कहानी पढ़ें और इसके बारे में सोचें। चलिए कहानी की शुरुआत कहते हैं। यहाँ पे लेखक कह रहा है, जो इस कहानी को लिखा है, मैंने इसे मजाक की तरह लिया। लेखक कह रहा है कि मैंने इसे एक मजाक की तरह लिया। मजाक जो कि फटे पुराने कपड़े पहनने और उस छोटे से लड़के के लिए था, जो जनपद के भीड़ भाड़ में यानी जनपद के भीड़ भाड़ यानी कि जिस पे लोग चलते हैं, उस भीड़ भाड़ वाले चौराहे की लाल बत्ती पर अखबार बेचता था। ठीक है, मैं जब भी वहां से साइकिल से गुजरता वह अंग्रेजी का अखबार हाथ में लहराते हुए मेरे पीछे भागता और उस दिन की सुर्खियों को हिंदी अंग्रेजी के मिले जुले शब्दों में चिल्लाकर सुनाता रहता। जो वह बच्चा था, जब भी वहां से जो ट्रैफिक जाम होता था, वहां पे साइकिल से गुजरता था, तो जब लाल बत्ती होती थी, तो चौराहे पर जब लाल बत्ती होती है 1 मिनट के लिए, तो सभी गाड़ियां
जितने भी लोग होते हैं वहाँ पे स्टॉप हो जाते हैं और उसी स्टॉप में कुछ चंद मिनटों के लिए वह अखबार को चिल्लाते हुए दौड़ता और हिंदी अंग्रेजी में जो भी मेन मेन हेडलाइंस थीं उसे चिल्ला चिल्ला के सुनाता रहता। इस बारे में इस बार मैं पटरी के सहारे रुका और मैंने उससे हिंदी का अखबार मांगा। जो डिवाइडर बना होता है उसी के सहारे लेखक अपने साइकिल से रुकता है और उससे हिंदी का अखबार मांगता है उस बच्चे से। उसका मुंह खुला का खुला रह गया। जब लेखक उस बच्चे से हिंदी का अखबार मांगता है तो जो बच्चा अखबार बेच रहा होता है उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। क्यों? क्योंकि वह जानता है कि यह इतने प्रोफेशनल टाइप में है, इतनी बढ़िया कपड़े पहने हैं, चश्मा-वश्मा लगाए हैं, आखिर में इनको हिंदी भी आती है। तो तुरंत पूछ देता है वह बच्चा कि मतलब आपको हिंदी आती है? लेखक कहता है बिल्कुल। मैं अखबार के पैसे देते हुए लेखक कहता है हाँ, मुझे आती है। क्यों तुमने क्या सोचा? वह रुका। पर आप लगते तो बड़े अंग्रेज हैं। पेपर वाला कहता है वह आप लगते तो बड़े अंग्रेज हैं। मतलब कि आप हिंदी पढ़ भी सकते हैं? तो फिर पे वह बोलते हैं साइकिल वाले, हाँ बिल्कुल पढ़ सकता हूँ। इस बार मैं थोड़ा अधीर होते हुए बोला, मैं हिंदी बोल सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ, लिख सकता हूँ। मैंने स्कूल में दूसरे सब्जेक्ट विषय में साथ में हिंदी पढ़ी है। अब वहाँ पे साइकिल वाला बोलता है कि मैं जब अपने पढ़ाई कर रहा था तो वहाँ पे दूसरे सब्जेक्ट में मैंने हिंदी को भी लिया था। सपोज मान लीजिए कि आप कहीं विदेश जाते हैं, लंदन में चले गए हैं। आप कहाँ पे चले गए हैं? लंदन में चले गए हैं। लंदन में सभी लोग इंग्लिश बोल रहे हैं। वहाँ पे एक इंडिया का व्यक्ति है जो हिंदी भी जानता है और आप लंदन में पहुँच गए हैं। जब जो इंडिया का व्यक्ति लंदन में रह रहा है, इंग्लिश में बोलते हुए, इंग्लिश और हिंदी में टूटी-फूटी आवाज़ में बोलते हुए आपके पास आता है और आप उससे जब हिंदी में बात करते हैं तो इसका मुँह खुला का खुला रह जाएगा। यह आश्चर्य में पड़ जाएगा कि अरे! आपको हिंदी भी आती है, जबकि आप भी वहाँ पे रह रहे हैं। तो आप वहाँ पे ये कहेंगे हाँ, मैंने अपने वहाँ मैंने अपने वहाँ क्या किया था, हिंदी को भी अन्य विषयों में लिया था। इसीलिए मैं हिंदी में भी बोल सकता हूँ, लिख सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ। या आप लंदन में रह रहे हैं और वहाँ के लंदन का व्यक्ति है और वह भी क्या करेगा, हिंदी में बोल रहा है तो वह यही कहेगा कि मैं अपने अलग सब्जेक्ट में हिंदी लिया था। या आप वहाँ पे जा कहेंगे कि मैं अलग सब्जेक्ट में अंग्रेजी लिया था। फिर जो बच्चा पेपर बेचने वाला होता है, वो कहता है सब्जेक्ट उसने पूछा। अब जो कभी स्कूल नहीं गया है उसको मैं समझाता कि सब्जेक्ट क्या होता है। वह कुछ होता है, मैंने शुरू किया ही था कि बत्ती हरी हो गई और मेरे पीछे गाड़ियों के हॉर्न का शोर 100 गुना बढ़ गया। मैंने भी अपने आप को ट्रैफिक के साथ आगे बढ़ने दिया। अगले दिन वह फिर से वहाँ पर था। वह मुस्कुरा रहा था और मेरी तरफ हिंदी का अखबार बढ़ाते हुए कहा, भैया आपका अखबार। अब बताइए सब्जेक्ट क्या चीज़ है? अंग्रेजी का यह शब्द उसके ज़बान से इस तरह से अजीब लग रहा था जैसे मानो वह सब्जेक्ट का नाम ले रहा था जिसका एक दूसरा अर्थ होता है प्रजा। ठीक? ओह! यह कुछ पढ़ाई-लिखाई से संबंधित है, मैंने कहा। उसके बाद चूँकि बत्ती लाल हो गई थी सो मैंने पूछा, तुम कभी स्कूल गए हो? तो वह पेपर बेचने वाला कहता है, नहीं भैया, कभी नहीं मैं स्कूल गया हूँ। मैं बचपन से ही काम करना शुरू कर दिया हूँ। वह साइकिल के गद्दी इतना अपनी हाइट दिखाते हुए कहता है कि मैं जब इतना बड़ा था तभी से पेपर बेचता हूँ। पहले मेरी माँ मेरे साथ आती थी, अब मैं अकेला आता हूँ। फिर साइकिल वाले पूछते हैं, अभी तुम्हारी माँ कहाँ है? मैंने पूछा, पर तब यह बत्ती हरी हो गई और मैं चल पड़ा। ठीक है। फिर वह बाद में पीछे से चिल्लाते हुए कहा कि वह मेरठ में है। बाकी ट्रैफिक के साथ सब कुछ शोरगुल में डूब गया। अब क्या होता है, मेरा नाम समीर है उसने अगले दिन कहा और बड़े शर्माते हुए मेरा नाम पूछा। अब पेपर बेचने वाला कहता है कि मेरा नाम समीर है और बहुत मुस्कुराते मतलब शर्माते हुए पूछता है आपका नाम? यह तो बड़े आश्चर्य की बात थी। मेरी साइकिल डगमगाई। मेरा नाम भी समीर था। लेखक का भी नाम समीर है, साइकिल वाले का भी नाम समीर था, पेपर बेचने वाले का भी नाम समीर था। ठीक है। अब क्या होता है कि
मैंने बताया, क्या उसकी आंखें एकदम से चमक उठीं। हाँ, मैंने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें पता है समीर का अर्थ क्या होता है? समीर का अर्थ होता है पवन, हवा। और पवन पुत्र कौन है जानते हो ना? हनुमान। तो अब से आप समीर 1 और मैं समीर 2, उसने खूब खुश होते हुए कहा। और पेपर बेचने वाला कहता है कि आज से समीर 1 आप और समीर 2 मैं। हाँ ठीक है, मैंने जवाब दिया और अपना हाथ आगे बढ़ाया। हाथ मिलाओ समीर 2। अब समीर 1 बन गया साइकिल वाला और समीर 2 बन गया पेपर बेचने वाला। तो समीर 1 कहता है, हाथ बढ़ाओ समीर 2। और उसका छोटा सा हाथ मेरे हाथ में एक नन्ही चिड़िया की तरह समा गया। मैं साइकिल चला के आगे बढ़ चुका था, पर उसके हाथ की गर्माहट अब तक महसूस हो रही थी। अगले दिन उसके चेहरे पर चिरपरिचित मुस्कान नहीं थी। मेरठ में बड़ी गड़बड़ हो गई थी। उसने कहा, वहाँ दंगों में बहुत लोग मारे गए। मैंने मुख्य अखबार की सुर्खियों की तरफ देखा और बड़े अक्षरों में लिखा था, सांप्रदायिक दंगे। लेकिन समीर, मैंने शुरू ही किया था कि मैं मुस्लिम हूँ, वह बोल पड़ा। अभी यह पढ़ना शुरू ही किया था कि समीर 2 बोल पड़ता है कि मैं मुस्लिम हूँ। यहाँ पे वह इंडिकेट संप्रदाय दंगे से यह कराना चाहता है कि जैसे अक्सर हमारे ट्रेंड में बना होता है कि जो मतलब अधिकतर दंगे होते हैं मुसलमान की वजह से ही होते हैं। इस चीज़ को वह बच्चा समझ करके पहले ही बोल देता है कि मैं मुस्लिम हूँ। देखिए वहाँ पे कितना ये मतलब मोस्ट पॉइंट है कि वहाँ पे समीर 2 पहले ही बोल देता है कि मैं समीर 2 हूँ। तो अब यही बात हम लोग लेसन जब 2 पढ़ेंगे और वहाँ पे जानेंगे विविधता एवं भेदभाव, तो वहाँ पे देखेंगे कि पूर्वाग्रह और रूढ़िबद्ध धारणा हमारे अंदर आज भी कैसे विद्यमान है। और वहीं पे हम इस बात का आंसर वहाँ पे आसानी से समझ पाएँगे। ठीक है? और मेरे सभी लोग मेरठ में ही हैं। और उसकी आंखें भर आईं। जब मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा, उसने नज़र ऊपर नहीं उठाई। अगले दिन वह चौराहे पर नहीं था। जब समीर 1 उस चौराहे पर जाता है, वहाँ पे समीर 2 नहीं दिखता है। जहाँ समीर 2 नहीं दिखता है और समीर 1 कहता है कि इंग्लिश या अंग्रेजी या हिंदी का कोई अखबार मुझे नहीं बता सकता था कि मेरा समीर 2 आखिर कहाँ गया। यहाँ पे एक और चीज़ निकल के आती है। जब यहाँ पे साइकिल वाला कहता है कि अंग्रेजी और हिंदी का कोई अखबार यह नहीं बता सकता था कि आखिर मेरा समीर 2 कहाँ गया। यहाँ पे वह लेखक यह इंडिकेट करना चाहता है, संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र। जो समीर था वह बचपन से ही उस पेपर को बेचने में अपना काम करता था, लेकिन आज पेपर उस समीर 2 को नहीं जान रहा था। यानी कि उसका पेपर वह बेचता था, लेकिन वही यहाँ पे लेखक कह रहा है कि अंग्रेजी या हिंदी का कोई अखबार मुझे यह नहीं बता सकता था कि मेरा समीर 2 आखिर कहाँ गया। अब यहाँ पे तुलना की गई है। जहाँ समीर 1 को अंग्रेजी ज़्यादा अच्छी आती थी, वहीं समीर 2 को हिंदी बोलता था। हालांकि दोनों की भाषाएं अलग थी, फिर भी दोनों में एक दूसरे से बात हो पाई। उन्होंने इसके लिए प्रयास किया। क्यों? क्योंकि उनके लिए बात करना महत्वपूर्ण था। दोनों की भाषाएं अलग थी। एक अंग्रेजी जानता था, एक हिंदी जानता था, लेकिन दोनों में दोस्ती हुई, दोनों में बात हुई। और क्यों बात हुई? क्योंकि उनके लिए बात करना महत्वपूर्ण था। समीर 1 और समीर 2 की धार्मिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमियाँ भी अलग थीं। जहाँ समीर 1 हिंदू था, वहीं समीर 2 मुसलमान था। दोनों में दोस्ती हुई। क्यों? क्योंकि वह दोस्ती करना चाहते थे। खान-पान, पहनावा, धर्म, भाषा आदि ये भिन्नताएँ ही विविधता की क्या हैं? पहलू हैं। हम लोग क्या करते हैं, आज मैं बाहर कमाने जाता हूँ, दिल्ली, मुंबई जाता हूँ, वहाँ पे एक छत के नीचे मैं हूँ, एक बंगाली है, उसका खान-पान अलग है, मेरा खान-पान अलग है, उसका रहन-सहन अलग है, मेरा रहन-सहन अलग है, उसका धर्म अलग होगा, मेरा धर्म अलग होगा, उसकी भाषा अलग होगी, मेरी भाषा अलग होगी, लेकिन फिर भी हम एक छत के नीचे बना खा लेते हैं और एक साथ सो जाते हैं। आखिर क्यों? क्योंकि हमारे लिए वह महत्वपूर्ण होता है। वहाँ पे इन सब चीज़ें क्या हो जाती हैं? नेग्लेक्ट हो जाती हैं।
लेकिन अब यह सब विविधता का पहलू है। विविधता से हम कभी भी घृणा नहीं कर सकते हैं, विविधता को कभी हम उससे निंदा नहीं कर सकते हैं। ऐसा नहीं कर सकते हैं कि वह विविधता है और उससे हम भेदभाव नहीं कर सकते हैं, उसमें हम असमानता नहीं ला सकते हैं। लेकिन यही विविधता कब असमानता बन जाती है, यही विविधता कब भेदभाव का रूप धारण कर लेती है, इसी को हम चैप्टर 2 में देखेंगे। मैं चैप्टर 2 को यहाँ से कोरिलेट इसलिए कर रहा हूँ ताकि वहाँ पे जब पढ़ेंगे तो चैप्टर 1 अपने आप समझ में आ जाएगा। अपनी विविध धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमियों के अलावा समीर 1 और समीर 2 कई अन्य मामलों में भी एक दूसरे से अलग थे। ठीक है, उदाहरण के लिए समीर 1 ने स्कूल में पढ़ाई की थी, जबकि समीर 2 अखबार बेचता था। समीर 1 पढ़ाई की थी, समीर 2 अखबार बेचता था। जिस उम्र में वह पढ़ता था उस उम्र में वह अखबार बेचता था। समीर 2 को स्कूल जाने का मौका मिला ही नहीं। समीर 1 को स्कूल जाने का मौका मिला और उस मौके का लाभ उठा करके वह पढ़ा, लेकिन समीर 2 को स्कूल जाने का मौका नहीं मिला। आपने संभवतः अपने इलाके में ऐसे कई लोगों को देखा होगा जो गरीब हैं, जिनके भोजन, घर और कपड़े की ज़रूरतें भी पूरा नहीं हो पाती, 2 वक़्त की रोटी भी वह नहीं खा पाते हैं। यह फ़र्क उस फ़र्क से अलग है जिसके बारे में हमने पहले पढ़ा। यह विविधता का रूप नहीं है, बल्कि यह गैर बराबरी का रूप है। गैर बराबरी का मतलब है कि कुछ लोगों के पास न अवसर है, न ही ज़मीन या पैसे जैसे संसाधन हैं, जो दूसरों के पास हैं। इसलिए गरीबी और अमीरी विविधता का रूप नहीं है, यह लोगों के बीच मौजूद असमानता यानी गैर बराबरी है। जब हमने शुरू में ही बात पढ़ा था रेड वाला पॉइंट, तो उसमें लिखा था कि क्या जो सभी भिन्नताएँ हैं वह विविधता का ही पहलू है। यहाँ पे वह सवाल का जवाब मिल जाता है कि नहीं, सभी तरह की भिन्नताएँ विविधता की पहलू नहीं हैं। एक अमीर है, एक गरीब है, एक के पास रोटी, कपड़ा, मकान है, एक के पास उसकी ज़रूरत भी पूरा नहीं हो पाती। तो क्या इसको विविधता के पहलू में शामिल करेंगे? तो इसका जवाब यही होगा कि नहीं। अब चलिए एक और चीज़ देख लेते हैं जाति व्यवस्था पर। जाति व्यवस्था असमानता का एक और उदाहरण है। इस व्यवस्था में समाज को अलग-अलग समूहों में बाँटा गया है। जाति व्यवस्था एक सीढ़ी-नुमी व्यवस्था है, यानी कि ये पहले सीढ़ी वाला दूसरा सीढ़ी वाला कहता है कि मैं पहले सीढ़ी से ऊँचा हूँ, तीसरा वाला कहता है कि मैं दूसरे से ऊँचा हूँ, चौथा वाला कहता है मैं तीसरे से ऊँचा हूँ। इस तरह की यह सीढ़ी-नुमा चीज़ों में बाँट दिया गया है, अलग-अलग समूहों में बाँट दिया गया है। इस बँटवारे का आधार था कि लोग किस तरह का काम करते हैं। लोग जिस जाति में पैदा होते थे उसे बदल नहीं सकते थे। उदाहरण के लिए, अगर आप कुम्हार के घर में पैदा हो गईं तो आपकी जाति कुम्हार ही होती है और आप बस वही बन सकती थीं। लेकिन इससे पहले, बहुत समय पहले ऐसा नहीं था। यदि एक घर में 3 भाई हैं, तीनों भाई अलग-अलग काम करते हैं। एक पठन-पाठन, पूजा-पाठ का काम करता है तो उसे पंडित कहा जाएगा। एक बर्तन बनाने का काम करता है तो उसे कुम्हार कहा जाएगा। एक लकड़ी-उकड़ी का काम करता है तो उसे बढ़ई कहा जाएगा। जबकि यह तीनों भाई एक ही हैं, लेकिन अपने काम की वजह से इनकी जातियाँ बँटती थीं। लेकिन यही बाद में बदल गया और जन्म के आधार पर हो गया। वहाँ पे कह रहा है एनसीईआरटी कि यदि आप कुम्हार के घर में जन्म लेते हैं तो आप कुम्हार ही बन के रहेंगे और वही बन सकते हैं। कोई व्यक्ति जाति से जुड़ा अपना पेशा भी नहीं बदल सकता था, इसलिए उस ज्ञान के अलावा किसी अन्य ज्ञान को हासिल करना ज़रूरी नहीं समझा जाता था। इससे गैर बराबरी पैदा हुई। आप इस बारे में अगले पाठों में पढ़ेंगे। जब आगे की पाठों में हम अध्ययन करेंगे तो आसानी से जो अपने समाज में चल रहा है उस चीज़ को पकड़ पाएंगे, क्योंकि मैंने जब कल बात किया था तो वहाँ पे बात किया था कि हम अपने ज्ञान को, स्कूली ज्ञान और घर के ज्ञान के बीच में जो अंतराल बना हुआ है, उस अंतराल को हम लोगों को मिलकर के ख़त्म करना है और उसी अंतराल को ख़त्म करने के लिए हम सभी लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। चलिए अब देखते हैं कि विविधता हमारे जीवन को कैसे समृद्ध करती है। चलिए इसमें भी एक कहानी बताया गया है। जैसे समीर 1 और समीर 2 दोस्त बने, ठीक वैसे ही आपकी भी सहेलियाँ होंगी, यानी कि यहाँ पे आप अपने दोस्त को ले सकते हैं, जो आपसे बहुत अलग होंगे।
आपने शायद उनके घर में अलग तरह का खाना खाया होगा, उनके साथ अलग त्योहार मनाए होंगे, उनके कपड़े पहन कर देखे होंगे, थोड़ी बहुत उनकी भाषा भी सीखी होगी। ठीक है। आपको शायद तरह तरह के जानवरों, रानियों, साहसिक घटनाओं या भूतों की कहानियाँ पसंद होंगी। संभव है कि आप खुद भी इन कहानियों को क्या करना चाहते हों, बनाना भी पसंद करते हों। एक अच्छी कहानी पढ़ने से हमेशा खुशी मिलती है, उसी को पढ़कर और ज़्यादा कहानियाँ बनाने के लिए नए-नए विचार मिलते हैं। जैसे कि हम जितनी नई-नई कहानियाँ पढ़ेंगे, तो इन 4 कहानियों को पढ़ कर के हमारे दिमाग में एक नया आइडिया आ जाएगा, जिससे हम 5वीं कहानी एक नई कहानी गढ़ देंगे, बना देंगे। ठीक है। जो लोग कहानियाँ लिखते हैं वे विभिन्न स्रोतों जैसे किताबों से, वास्तविक जीवन और कल्पना से प्रेरणा लेते हैं, यानी कि इमेजिनेशन करते हैं। कुछ लोग जंगल में जानवरों के नज़दीक रहे और उन्होंने जानवरों की दोस्ती व लड़ाइयों के बारे में कहानियाँ लिखीं। कुछ अन्य लोगों ने राजा-रानियों के वृत्तांत पढ़कर प्यार और सम्मान के किस्से लिखे, कुछ ने उनके बचपन की यादों में गोते लगाए, स्कूल और दोस्तों की मधुर यादों से निकलकर कुछ साहस की कहानियाँ लिखीं। अब यहाँ पे कह रहा है कि आप इमेजिनेशन कीजिए, कल्पना कीजिए कि जिनकी कहानी आपने सुनी या पढ़ी है, उन सभी कहानीकारों या कहानी सुनाने वालों को एक ऐसी जगह रहना पड़े जहाँ केवल 2 ही रंग के कपड़े पहनते हों, लाल और सफ़ेद। मात्र 2 ही तरह के कपड़े हैं, लाल और सफ़ेद। 2 तरह के खाना खाते हैं शायद, ये एक तरह का खाना खाते हैं शायद केवल आलू। समान रूप से केवल 2 पशु-पक्षी को पालते हैं जैसे हिरन और कौवा, और केवल साँप-सीढ़ी का खेल खेलते हैं मनोरंजन के लिए। ऐसी जगह रहकर वे कैसी कहानी लिख पाएँगे, यह आप इमेजिनेशन कीजिए। आप अपने ऊपर लीजिए कि आप एक ऐसी जगह पे हैं जहाँ मात्र 2 रंग के कपड़े हैं, लाल और सफ़ेद। 2 तरह के जानवर और पक्षी हैं, हिरन और कौवा। एक ही तरह का खाना है, केवल आलू, और एक ही तरह का खेल है, केवल साँप और सीढ़ी का। और जब आप वैसी जगह पे रहेंगे तो किस तरह की कहानियाँ लिख पाएँगे? क्या आपका जीवन रोचक बन पाएगा? तो आपका जवाब होगा नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि सब चीज़ एक ही तरह की है। भारत में रहना हमारे लिए बहुत गर्व महसूस करना चाहिए। भारत में हम रह रहे हैं। भारत में जो जीवन है वह बहुत रोचक तरीके से जीते हैं। क्यों? क्योंकि भारत में इतनी अधिक विविधता है। किसी का गाना अलग है, किसी का पहनावा अलग है, किसी का धर्म अलग है, किसी की भाषा अलग है। ठीक है, किसी का खान-पान अलग है। यही सब चीज़ें मिल कर के हमारे जीवन को क्या कर देती हैं? समृद्ध बना देती हैं। भारत में भी विविधता कैसे आई? तो चलिए समझते हैं। भारत विविधताओं का देश है। हम विभिन्न भाषाएँ बोलते हैं, विभिन्न प्रकार का खाना खाते हैं, अलग-अलग त्योहार मनाते हैं, विभिन्न धर्मों का पालन करते हैं। लेकिन गहराई से सोचें तो वास्तव में हम सभी लोग एक ही तरह का काम करते हैं, बस उसका नाम अलग-अलग दे देते हैं। आखिर में हम सभी लोग कहते हैं कि ईश्वर एक है, लेकिन उसी ईश्वर का नाम अलग-अलग है। कहीं पे गॉड है, तो कहीं पे अल्लाह है, तो कहीं पे वाहेगुरु है, तो कहीं पे बुद्ध है, कहीं पे मतलब सभी लोग अपने-अपने मन से अपने-अपने सुविधाजनक के लिए अपने-अपने नाम रख लिए हैं। लेकिन यदि डीपली में जाएँ तो सभी तरह से क्या हैं, हम एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा है कि हम विविधता को कैसे समझें। अब यहाँ पर विविधता को समझाया है कि हम विविधता को कैसे समझें। करीब 2 सवा 200 वर्ष पहले जब रेल, हवाई जहाज, बस और कारें हमारे जीवन का हिस्सा नहीं थी, तब भी लोग संसार के एक भाग से दूसरे भाग की यात्रा करते थे। किससे? लोग पैदल ही दुनिया को नाप देते थे। लोग जानवरों की मदद से दुनिया को नाप देते थे। पैदल चलकर इस कोने से उस कोने लोग पहुँच जाते थे। जब हम लोग जियोग्राफी की और आगे की बुकें पढ़ेंगे तो वहाँ पे मैं बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें बताऊँगा। अभी खैर उस चीज़ के बारे में बात नहीं करेंगे। अक्सर ये यात्राएँ खेती और बसने के लिए, नई ज़मीन की तलाश में या फिर व्यापार के लिए की जाती थी। चूँकि यात्रा में बहुत समय लगता था, इसलिए
लोग नई जगह पर अक्सर काफ़ी लंबे समय तक ठहर जाते थे। इसके अलावा सूखे और अकाल के कारण भी लोग घर-बार छोड़ देते थे। उन्हें जब पेट भर खाना तक नहीं मिलता था तो वे नई जगह जाकर बस जाते थे। कुछ लोग काम की तलाश में एक दूसरे मतलब दूर जाते थे, कुछ युद्ध के कारण घर छोड़ देते थे। लोग जब नई जगह में बसना शुरू करते थे तो वे उनके रहन-सहन में थोड़ा बदलाव आ जाता था। जैसे ठंडी इलाके में ठंडे इलाके में जो लोग रहते हैं तो वहाँ पे वो ऊनी वस्त्र पहनते हैं। क्या वो गर्म इलाके में आएँगे तो वहाँ पे ऊनी वस्त्र पहनेंगे? नहीं, क्योंकि वह ऊनी वस्त्र पहनेंगे तो यहाँ पे तो ऑलरेडी गर्मी है, तो उनके पहनावे में क्या आएगा? बदलाव आएगा कि नहीं आएगा? ठंडे प्रदेशों का खाना गर्म खाना चाहिए गर्मी में थोड़ा ठंडा पेयजल लेना चाहिए। तो क्या उनके खान-पान में बदलाव आया कि नहीं आया? एकदम आया। पहनावे में आया, खान-पान में बदलाव आया। जब वे दूसरी जगह जाएँगे तो वहाँ की कुछ भाषा सीखेंगे, कुछ अपनी भाषा को बताएँगे, टूटी-फूटी भाषा ये बोलेंगे। उधर के जो व्यक्ति होंगे वह भी टूटी-फूटी भाषा में इससे बात करेंगे। तो क्या भाषा में बदलाव आया कि नहीं आया? उसके कुछ गाने अलग होंगे, इसके कुछ गाने अलग होंगे, तो गाने में बदलाव आया कि नहीं आया? उसका धर्म अलग होगा, हो सकता है जहाँ पे आया है इन लोगों का धर्म अलग हो, तो धर्म में भी चेंजेस हैं। वह अपनी परंपराओं के हिसाब से चलेगा, यह अपनी परंपराओं के हिसाब से चलेगा। इसकी पूजा अलग तरीके से होगी, जहाँ पे गया है उन लोगों की पूजा अलग तरीके से होगी और यही सब जब मिल जाते हैं तो वहीं से एक नया चीज़ उभरता है जिसका नाम है मिश्रित संस्कृति यानी कि मिली-जुली संस्कृति। अगर अलग-अलग क्षेत्रों का इतिहास देखें तो हमें पता चलेगा कि किस तरह विभिन्न सांस्कृतिक प्रभावों ने वहाँ के जीवन और संस्कृति को आकार देने में योगदान किया है। इस तरह से कई क्षेत्र अपने विशिष्ट इतिहास के कारण विविधता संपन्न हो जाते हैं। ठीक इसी प्रकार लोग अलग-अलग तरह की भौगोलिक स्थितियों से किस प्रकार सामंजस्य बैठाते हैं, उससे भी विविधता उत्पन्न होती है। उदाहरण के लिए समुद्र के पास रहने वाले लोग ज़्यादातर मछलियों पे डिपेंड रहेंगे। वहाँ पे जो पानी वाले फसलें हैं वह अधिक होंगी, तो पानी से जो फसलें होती हैं जैसे चावल-उवल तो वह वे सब खाना पसंद करेंगे। लेकिन वही दूसरी तरफ यदि हम लें, यह भौतिक विविधता के बारे में बात कर रहा है। एक समुद्र के किनारे है, उसका खान-पान, रहन-सहन अलग होगा। लेकिन जो पहाड़ों पे रह रहा है, उसका खान-पान, रहन-सहन अलग होगा। इसी चीज़ को जो गाँव में रह रहा है, वह सब्जियाँ उगा कर के खाएगा, लेकिन जो शहर में रह रहा है, वह बाज़ार पर निर्भर होगा। जो गाँव का व्यक्ति है, वह हरी सब्जियाँ, ताज़ी सब्जियाँ खाएगा। जो शहर का व्यक्ति है, वह मतलब चालान का सब्जी खाएगा यानी कि थोड़ा-सा लेट से सब्जी खाएगा, ताज़ी सब्जियाँ नहीं खा पाएगा। तो इस तरह की क्या है भिन्नताएँ हैं और इसी विविधता को भौतिक विविधता को समझाने के लिए हम लोगों को 2 राज्यों का यहाँ पे मतलब कहानी बताएगा। पहला है लद्दाख, दूसरा है केरल, जबकि आज वर्तमान समय में लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया है और केरल राज्य ही है। तो उदाहरण के ज़रिए यह समझने की हम कोशिश करेंगे कि किस क्षेत्र की विविधता पर उसके ऐतिहासिक और भौगोलिक और ऐतिहासिक कारकों का क्या असर पड़ता है उस क्षेत्र पर। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लद्दाख के बारे में जानेंगे। लद्दाख जो है व्यापार के लिए यह जम्मू कश्मीर के पूर्व की पहाड़ियों में बसा एक रेगिस्तानी इलाका है। यहाँ पर बहुत ही कम खेती संभव हो पाती है। क्यों? क्योंकि इस क्षेत्र में बारिश बिल्कुल होती नहीं है। जहाँ बारिश नहीं होगी तो वहाँ पे ज़ाहिर-सी बात है कि खेती संभव नहीं है और यह इलाका हर वर्ष काफ़ी लंबे समय तक बर्फ़ों से क्या होता है, ढका होता है। इस क्षेत्र में बहुत ही कम पेड़ हो पाते हैं। पीने के पानी के लिए लोग गर्मी के महीनों में पिघलने वाले बर्फ़ पर निर्भर रहते हैं। यहाँ के लोग एक ख़ास किस्म की बकरी पालते हैं जिससे वह पश्मीना ऊन मिलता है और उस ऊन कीमती है। इस पश्मीना शाल यहाँ की जो पश्मीना शाल है वह बहुत महँगी है और लद्दाख के लोग बड़ी सावधानी से ऊन को इकट्ठा करके कश्मीर के व्यापारियों को बेच देते हैं। मुख्यतः कश्मीर में ही पश्मीना शालें बुनी जाती हैं। यहाँ के लोग दूध से बने पदार्थों जैसे मक्खन, चीज़, खास तरह का छेना जो होता है
चीज़ एवं मांस खाते हैं। हर एक परिवार के पास कुछ गाय, बकरी और याक होते हैं। रेगिस्तान होने का यहाँ मतलब नहीं कि व्यापारी यहाँ आने के लिए आकर्षित नहीं होते हैं। यहाँ पे रेगिस्तान है, इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे व्यापारी जाते नहीं हैं। लद्दाख तो व्यापार के लिए एक अच्छा रास्ता माना जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ की कई घाटियाँ हैं जिससे गुजर कर मध्य एशिया के काफ़िले उस इलाके में पहुँचते थे, जिसे आज तिब्बत कहते हैं। ठीक है? मध्य एशिया से लोग इसी लद्दाख के माध्यम से तिब्बत पहुँचते थे। ठीक है? और ये काफ़िले अपने साथ मसाले, कच्चे धागे, रेशम, दरियाँ इत्यादि लेकर के चलते थे। लद्दाख के रास्ते ही बौद्ध धर्म तिब्बत तक पहुँचा। लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहा जाता है। करीब 400 साल पहले यहाँ पर लोगों का इस्लाम धर्म से परिचय हुआ और अब यहाँ अच्छी खासी संख्या में मुसलमान रहते हैं। लद्दाख में गानों और कविताओं का बहुत ही समृद्ध मौखिक संग्रह है। तिब्बत का ग्रंथ केसर सागा, जो तिब्बत का महाकाव्य या ग्रंथ है, वह केसर सागा लद्दाख में काफ़ी प्रचलित है। उसके स्थानीय रूप को मुसलमान और बौद्ध दोनों ही मिलकर के गाते हैं। अब हम जानेंगे दूसरा राज्य जो लिया गया था, केरल। केरल भारत के दक्षिण पश्चिम कोने पे बसा हुआ राज्य है। यह एक तरफ समुंदर से घिरा हुआ है और दूसरी तरफ पहाड़ियों से। इन पहाड़ियों पर विविध प्रकार के मसाले जैसे काली मिर्च होती है, लवंग होती है, इलायची होती है आदि उगाए जाते हैं। इन मसालों के कारण यह क्षेत्र व्यापारियों के लिए बहुत ही आकर्षक बना। इसमें 2 उदाहरण लिया हुआ है, एक सबसे उत्तर वाले क्षेत्र को, एक सबसे दक्षिण वाले क्षेत्र को। उत्तर वाले में लद्दाख को लिया हुआ है, दक्षिण वाले में केरल को लिया हुआ है। सबसे पहले अरबी और यहूदी व्यापारी केरल आए। अरबी और यहूदी सबसे पहले केरल क्यों आए? तो देखते हैं कि केरल यहाँ पर है, यहाँ पे केरल है और यहाँ पे सऊदी अरब है। सऊदी अरब समुद्री मार्ग से सबसे पहले आएंगे तो इसी तट पर तो आएंगे। तो सबसे पहले अरबी एवं यहूदी व्यापारी केरल में आए। ऐसा माना जाता है कि ईसा मसीह के धर्मदूत संत थॉमस लगभग 2000 साल पहले यहाँ आए और भारत में भी ईसाई धर्म लाने का श्रेय उन्हीं को जाता है। अरब से कई व्यापारी यहाँ आकर बस गए। इब्न बतूता ने जहाँ करीब 700 साल पहले यहाँ आया और अपने यात्रा वृत्तांत में मुसलमानों के जीवन के विवरण देते हुए लिखा है कि मुसलमान समुदायों की यहाँ पे बहुत ही इज्जत हुआ करती थी। वास्को डी गामा पानी की जहाज़ से यहाँ पहुँचे तो पुर्तगाली ने यूरोप से भारत तक का समुद्री रास्ता जाना। जब वास्को डी गामा पहुँचे तो पुर्तगालियों ने यूरोप से लेकर के भारत तक का समुद्री रास्ता जाना और तब से लेकर के भारत वे लोग आते रहे। और वही कारण है कि तकरीबन 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा आए थे भारत में और भारत में 1498 ईस्वी में आए थे और 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर आ गई व्यापार करने की दृष्टि से। जब हम लोग हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें उस चीज़ को जानेंगे। देखिए, कोई भी सब्जेक्ट हो जब लिंक करके पढ़ेंगे, जियोग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ये जितने भी विषय हैं, साइंस, ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कौन किसको प्रभावित कर रहा है, कौन किससे प्रभावित हो रहा है, सब मिल कर के किस तरह से हमारे जीवन को समृद्ध बना रहे हैं, हमारे जानकारियों को विस्तृत कर रहे हैं, बशर्ते हमें उन सभी विषयों के बीच में लिंक करना ज़रूरी है। इन सभी ऐतिहासिक प्रभावों के कारण केरल के लोग विभिन्न धर्मों का पालन करते हैं, जिनमें यहूदी, इस्लाम, ईसाई, हिंदू एवं बौद्ध धर्म शामिल है। यही कारण है कि वहाँ पे कई धर्म के लोग होते हैं। यहाँ पे जो जाल से मछली मारा जाता है उसे चीना वाला कहते हैं और यह चीन के जाल से हूबहू मिलता है, तो इसलिए कहा जा सकता है कि चीन वाले हो सकता है कि यहाँ पर आए हों और मछली मारे हों और यहाँ के लोग उस जाल को देख करके खरीदे हों, यानी कि चीन वाले भी यहाँ पर आए। यहाँ पे मछली पकाने के लिए जिस बर्तन का प्रयोग किया जाता है उसे चीना चट्टी कहते हैं। हो सकता है चीना चट्टी का मतलब इसमें चीन आराम से दिख रहा है, यानी कि हम मिट्टी का इस्तेमाल या बर्तन का इस्तेमाल सबसे पहले चीन में ही हुआ होगा। यहाँ के लोग अधिकतर मछली, सब्जी और चावल खाना पसंद करते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा
उसके बारे में निष्कर्ष दिया हुआ है। जहाँ केरल और लद्दाख की भौगोलिक स्थितियाँ एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, वहीं हम यह भी देख सकते हैं कि दोनों क्षेत्रों के इतिहास में एक ही प्रकार के सांस्कृतिक प्रभाव हैं। दोनों ही क्षेत्रों को चीन और अरब से आने वाले व्यापारियों ने प्रभावित किया है। जहाँ केरल की भौगोलिक स्थिति ने मसालों की खेती का संभव बनाई, वहीं लद्दाख में विशेष भौगोलिक स्थिति और ऊन के व्यापारियों को अपनी ओर खींचा। इस तरह पता चलता है कि किसी भी क्षेत्र के सांस्कृतिक जीवन का उसके इतिहास और भूगोल में प्रायः गहरा रिश्ता होता है। हिस्ट्री और जियोग्राफी में बहुत ही गहरा रिश्ता होता है। अब उस रिश्ते को हम आसानी से जब पढ़ते जाएंगे तो समझते जाएंगे। विविध संस्कृतियों का प्रभाव केवल बीते हुए कल की बात नहीं है। हमारे वर्तमान जीवन का आधार ही काम के लिए एक जगह से दूसरे जगह जाना है। हर एक कदम के साथ हमारे सांस्कृतिक रीति रिवाज और जीने का तरीका धीरे धीरे उस नए क्षेत्र का हिस्सा बन जाता है। जहाँ हम पहुँचते हैं, ठीक इसी तरह अपने पड़ोस में हम अलग अलग समुदायों के लोगों के साथ रहते हैं। अपने रोज़मर्रा के जीवन में हम मिलजुल कर काम करते हैं और एक दूसरे के रीति रिवाजों और परंपराओं में घुल मिल जाते हैं। ठीक है, घुल मिल जाते हैं। अब हम यहाँ पर अब एक नेक्स्ट टॉपिक है जिसका नाम है विविधता में एकता। अब ये अपने चैप्टर का लास्ट हेडिंग है। देखिए एनसीईआरटी कितनी अच्छी तरह से समझाया है। सबसे पहले वह अपने आसपास नज़र दौड़ाने के लिए कहा, विविधता को हमें दिखाया कि देखो हम एक दूसरे से कैसे अलग हैं। अब एक दूसरे से अलग होते हुए भी हम एक दूसरे से बात कर पा रहे हैं, इसको समझाने के लिए उसने एक दोस्ती नाम की कहानी बताया, समीर 1 और समीर 2 की। समीर 1 और समीर 2 की कहानी बताने के जस्ट बाद उसने यह बताया कि एक कहाँ से था, दूसरा कहाँ से था, इसका धर्म, खान पान, इसका रहन सहन अलग। यानी कि ऐतिहासिक और भौगोलिक प्रभाव भी विविधता में शामिल हैं। और उस प्रभावों को समझाने के लिए हम लोगों को केरल और लद्दाख का उदाहरण समझाया। अब केरल और लद्दाख के उदाहरण को समझाने के बाद से अब राज्य को बता दिया। अब राज्य में कई तरह की विविधताओं वाले लोग होंगे, अलग अलग अनेकों प्रकार के लोग होंगे और इन अनेकों प्रकार के लोग आज भारत में मिलजुल करके हैं। अब उस बात को समझाने जा रहा है कि यानी कि अनेकता में भी एकता है और भारत में ऐसा संभव है। क्यों, चलिए देखते हैं। भारत की विविधता या अनेकता को उसकी ताकत का स्रोत मानते हैं। जब अंग्रेजों का भारत पर राज था तो विभिन्न धर्म, भाषा और क्षेत्र की महिलाओं और पुरुषों ने अंग्रेजों के खिलाफ मिल करके लड़ाई लड़ी। भारत के स्वतंत्र संग्राम में अलग अलग परिवेशों के लोग शामिल थे। उन्होंने एकजुट होकर आंदोलन किया, इकट्ठे जेल गए, अंग्रेजों का अलग अलग तरीकों से विरोध किया। अंग्रेजों ने सोचा था कि भारत में लोगों में फूट डालो और राज करो। उनकी नीति थी कि फूट डालो, राज करो। क्यों? क्योंकि वे जानते थे कि भारत में इतनी अधिक विविधता है, लोगों को हम उनके विविधता, उनके धर्म पे भड़का करके, खान पान पर भड़का करके, रहन सहन पर भड़का करके, भाषा पर भड़का करके आसानी से भारत में हम राज कर सकते हैं। लेकिन इन लोगों की वह नीति काफ़ी समय तक नहीं चली और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाइयाँ लड़ी गईं। चलिए इसी में एक लड़ाइयों का जिक्र किया गया है। ये भारतीय जननाट्य संघ से लिया गया है। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, वहाँ से यह कविता है। इस कविता में कहा जा रहा है, वह कह रहे हैं शहीद जो शहीद हो गए थे, मारे गए अनेक समुदायों के लोग थे उसमें। दिन खून के हमारे प्यारे न भूल जाना, खुशियों में अपनी हम पर आंसू बहा कर जाना। शायद ने हमारे चुन चुन के फूल तोड़े, वीरान इस चमन में कोई गुल खिला के जाना। दिन खून के हमारे प्यारे न भूल जाना। गोली खा के सोए जलिया बाग में, हम सुनी पड़ी कब्र पर दिया जला के जाना। दिन खून के हमारे प्यारे भूल न जाना। हिंदुओं मुस्लिमों की होती है आज होली, बहते हैं एक रंग में दामन भिगो के जाना। दिन खून के हमारे प्यारे न भूल जाना। फिर कह रहे हैं लेखक,
कुछ जेल में पड़े हैं, कुछ कब्र में गड़े हैं, 2 बूंद आंसू उन पर प्यारे बहा कर जाना, दिन खून के हमारे प्यारे न भूल जाना। देखिए, यह गीत अमृतसर में हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद गाया गया। यहाँ पे तकरीबन 1000 प्लस लोग मारे गए, 2000 प्लस लोग घायल हुए। हत्याकांड में एक ब्रिटिश जनरल ने उन शांतिप्रिय निहत्थे लोगों पर खुलेआम गोलियां चलवा दी थीं, जो बाग में इकट्ठे होकर सभा कर रहे थे। महिला, पुरुष, हिंदू, मुसलमान एवं सिख कितने सारे लोग थे जो अंग्रेजों के पक्षपातपूर्ण नीति का विरोध करने के लिए जमा हुए थे। उसमें से बहुत से लोगों की जानें गईं और उससे भी ज़्यादा घायल हुए। यह गीत उन्हीं शहीदों के याद में गाया गया था। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उभरे गीत और चिन्ह विविधता के प्रति हमारा विश्वास बनाए रखते हैं। क्या आप भारतीय झंडे की कहानी जानते हैं? स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ही भारत के झंडे की परिकल्पना की गई थी और सारे भारत के लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ इस झंडे का इस्तेमाल किया था। जवाहरलाल नेहरू अपनी किताब भारत की खोज में लिखा है कि भारतीय एकता कोई बाहर से थोपी हुई चीज़ नहीं है, बल्कि यह बहुत ही गहरी है, जिसके अंदर अलग अलग तरह के विश्वास और प्रथाओं को स्वीकार करने की भावना है। इसमें विविधता को पहचाना और प्रोत्साहित किया जाता है। यह नेहरू ही थे जिन्होंने भारत की विविधता का वर्णन करते हुए अनेकता में एकता का विचार हमें दिया। दोस्तों, यह चैप्टर समाप्त हो गया। यहाँ पे कुछ अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं। इसका वीडियो मैं बहुत पहले ही डाल चुका हूँ। वहाँ पे मैंने पॉलिटी के जितने भी चैप्टर थे उनका इंटरनल और प्रैक्टिस जो क्वेश्चंस थे उन क्वेश्चनों को मैं वहाँ पे ऑडियो में बोला हूँ। आप लोग वह वीडियो देख लीजिएगा। तो धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।